जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 32। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट की डिस्कशन होगी। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं अपने घरों में खैरियत से होंगे। चूँकि सिचुएशन ऐसी है कि फ़िज़िकल क्लासेस इन दिनों में नहीं हो सकती, तो हमने ये डिसाइड किया कि बजाय ये कि इन दिनों में हम क्लासेस ऑफ कर दें, उससे बेहतर है कि टीचर कॉलेज में आए, लेक्चर रिकॉर्ड करवाए, ताकि आप घर बैठे अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब के ज़रिए से या जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसके ज़रिए से इन लेक्चर्स को देख सकें। लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एरियाज़ में भी होंगे जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ भी, इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है, या मे भी यूट्यूब जो है वो ना चल रही हो। तो इसके लिए हमने टॉपिक ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि अगर किसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को नहीं भी ले पाते, तो भी उनका जो कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए हमने आज कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने की बजाय हमने ये फ़ैसला किया कि जो हमारे टेस्ट हैं उनकी डिस्कशन कर ली जाए। कुछ टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी, तो आज के लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया कि टेस्ट 3 और टेस्ट 4 इनकी डिस्कशन होगी। ये टेस्ट आपके पास भी मौजूद होंगे, आपके पास मौजूद है तो अपने सामने रखिए, ताकि अगर जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको मैं हाईलाइट कराता रहूँ आपको। और अगर आपके पास नहीं है तो सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है, आप इनको देख लीजिए। क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे और सोल्यूशन मैं डिस्कस करता जाऊंगा। टेस्ट 3 था जी हमारा। ये टेस्ट कौन से वाले टॉपिक का था? ये टेस्ट हमारा था टॉपिक चैप्टर 4 का। तो इसमें सबसे पहले MCQs। क्वेश्चन 1, can I select the most appropriate answers from the options available for each of the following multiple choice question? Each MCQ carries 1 mark. तो ये याद रखिएगा कि एग्जाम में नॉर्मली जो MCQ हमारी बिजनेस लॉ के पेपर में MCQs आते हैं, नॉर्मली एक MCQ 1 नंबर का होता है, लेकिन सम टाइम कुछ MCQ हो सकता है 1.5 या 2 मार्क्स के भी हों, जो कि लेंथी हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त समझा जाएगा कि वो साउंड माइंड का है कब? इफ ही इज नॉट इलिटरेट एंड कैन रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बज़ाहिर ये लगता है कि प्रैक्टिकली ये सही डेफिनेशन है साउंड माइंड की, लेकिन याद रखिए जब कभी एग्जाम में हमसे किसी डेफिनेशन के बारे में पूछेगा, किसी कंसेप्ट के बारे में पूछेगा, हमने उसे कॉमन सेंस को सामने रख के जवाब नहीं देना, बल्कि हमने उसे लीगल कंसेप्ट को सामने रख के जवाब देना है। तो क्या हमने जो साउंड माइंड की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये था ही कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, बल्कि उसमें क्या था कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और रैशनल जजमेंट उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सके। He is capable of understanding the contract and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. तो B जो है ये लीगल डेफिनेशन है। A भी किसी हद तक साउंड माइंड को शो कर रही थी, लेकिन ये लीगल डेफिनेशन नहीं थी। C, he is of the age of majority and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। नहीं, इसका साउंड माइंड से ताल्लुक नहीं है सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन का ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है कंपिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। कंपिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद होगा हमने 3 चीजें पढ़ी थी, उसमें 2 का जिक्र करा है, एज ऑफ मेजॉरिटी और पर्सन डिस्क्वालिफाइड। तो ये भी साउंड माइंड नहीं है। फिर ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज और डिस्ट्रेस, ये भी साउंड माइंड की निशानी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती, लेकिन स्टिल कुछ लोग साउंड माइंड के नहीं होते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिजिकल बीमार भी होते हैं, लेकिन बीमारी की शिद्दत अगर ज़्यादा नहीं है तो वो साउंड माइंड के होंगे। तो साउंड माइंड होने या ना होने का किसी फिजिकल या मेंटल डिजीज या डिस्ट्रेस से ताल्लुक नहीं है। तो जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सी हुई हमारी? बी, ऑप्शन बी। शाबाश। Second, Kareem borrowed rupees 500,000 for Bashir in 2002. That became time barred under the limitation law. Limitation law में time barred का period कितना है? 3 years. 3 years. However, Kareem met Bashir in 2009 and अब 3 साल के बाद तो वो debt payable नहीं है। अब 2009 में क्या हुआ? जब 5-6 साल 7 साल गुजर गए थे, Kareem met Bashir and verbally acknowledged his liability to the extent of 300,000। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड हो सकता था? क्या ये हो सकता था टाइम बार डेट को पे करने का एग्रीमेंट? यस, हो सकता था, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या थी, करना क्या होता?
दो काम करने होते, एक रिटन होता और दूसरा साइंड होता। लेकिन यहाँ पे आप नोट कीजिए जो सबसे अहम लफ्ज़ है इसमें वो कौन सा है, वर्बल का, वर्बली, इसको अंडरलाइन करना है आपने। उसने वर्बली एग्रीमेंट किया तो क्या अब ये इन्फोर्सेबल है? वर्बल है। टाइम नॉर्मली वर्बल एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटर्न होना लाजमी है। उनमें से एक एग्जांपल क्या है कि टाइम बार डेट, टाइम बार डेट का रिटर्न और साइन होना जरूरी है। कैन बशीर होल्ड कामरान लायबल, क्या बशीर कामरान को लायबल करार दे सकता है कि वो पेमेंट करे? तो इसका जवाब क्या है, नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न नहीं है। अच्छा, इसका मतलब नो पे हम पहुंच गए, तो या तो ऑप्शन ए ठीक है या सी ठीक है। अब डिसीजन ठीक, अब हमने बेसिस ऑफ डिसीजन देखनी है कि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सी है। डिसीजन को सामने रखे तो ए ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन अब हमने बेसिस ऑफ डिसीजन को भी चेक करना है। जिसकी बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक हुई उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिस ऑफ डिसीजन द प्रॉमिस शुड बी फॉर एंटायर डेट, नहीं एंटायर डेट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसने अगर 2 लाख माफ कर दिए, बाकी 3 लाख का भी एग्रीमेंट हो सकता है, ये बेसिस ऑफ डिसीजन गलत है। सी नो बिकॉज इट इज नॉट ए रिटन एंड साइंड प्रॉमिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें डिसीजन भी ठीक है और बेसिस ऑफ डिसीजन भी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई यहाँ पे, फिर सी ऑप्शन सेकंड में। थर्ड पे चलते हैं जी। थर्ड में क्या कह रहा है जी, आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बहराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹25,000। उसने ऑफर भेज दी, दोनों को ऑफर भेज दी। बहराम रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। इमीडिएटली उसने ऑफर की और उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, अमीर हु वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी लोअर्ड द ऑफर्ड प्राइस टू ₹15,000 विच वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम। उसको पैसों की जरूरत थी, उसने ऑफर को 25 से कम करके 15 कर दिया, जिसे बहराम ने एक्सेप्ट कर लिया। बिफोर डिलीवरिंग द पियानो टू बहराम, आमिर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अहमद ऑन हिज इनिशियली ऑफर्ड प्राइस। दूसरी पार्टी आमिर ने भी एक्सेप्ट कर लिया 25,000 पे। अब सिचुएशन क्या है, दो लोगों को ऑफर की, एक ने कहा मैं नहीं खरीदता, दूसरा भी फैसला कर रहा था, फिर 15,000 कर लिया। पहले वाले बंदे ने कहा जी मैं तैयार हूं। बताइए क्या एग्रीमेंट हो गया? ये एग्रीमेंट पहले पर्सन के साथ हो गया। जब 15,000 की ऑफर एक्सेप्ट कर लिया आमिर ने, तो उसका एग्रीमेंट हो गया किसके साथ? बहराम के साथ। आमिर ने बाद में अहमद से उसे ऑफर मिली कि भाई मुझे 25,000 में भी मंजूर है। Therefore, आमिर हैज रिफ्यूज टू डिलीवर द पियानो टू बहराम। आमिर ने बहराम को पियानो डिलीवर करने से मना कर दिया। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ आमिर का? बहराम के साथ क्या अहमद के साथ? बहराम के साथ। अब अगर उसको पियानो डिलीवर नहीं किया जाता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमिर रिफ्यूजल? इसका जवाब है यस। अच्छा, जब हमने यस पे पहुंच गए तो यस आ रहा है सी और डी में, डिसीजन को सामने रखे तो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। अब क्या करना है, हमने बेसिस ऑफ डिसीजन को देखना है कि किस में बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक है। कह रहे हैं यस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज्ड ऑफर प्राइस, या यस बिकॉज बहराम रिस्पॉन्डेड फर्स्ट टू आमिर ऑफर। फर्स्ट रिस्पॉन्ड होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था उसका वो तो रिफ्यूजल था। कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से हुआ? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज्ड ऑफर प्राइस। जब आप अपनी प्राइस रिवाइज की 15,000 पे लेके आए, उस वक्त उसने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनी? सी। फोर्थ, देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है? कन्विक्टेड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? बिल्कुल है, पढ़ा था। जब तक वो कन्विक्टेड है, जब पेरोल पे आ जाए तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, आरजी जब तक वो जेल से बाहर है। एलियन एनिमी, ये भी डिस्क्वालिफाइड है। सॉल्वेंट, यहाँ पे इनसॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के एग्रीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्वेंट पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सॉल्वेंट तो क्वालिफाइड है। सॉल्वेंट का मतलब है जो अपने डेट्स पे कर सकता हो। एक होता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं भाईजान? आप कहां से आ गए? इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इनसॉल्वेंट जो अपने डेट्स को पे
नहीं कर सकता। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? अपने डेट को पे कर सकता है। तो इनसॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड है, सॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारी जो सेलेक्ट करनी है वो कौन सी ऑप्शन? सॉल्वेंट। ये ऑप्शन गलत है, और गलत ही तो सेलेक्ट करनी थी। फॉरेन सॉवरेन ये भी डिस्क्वालिफाइड होता है, आपको पता है, इसके खिलाफ हम केस फाइल नहीं कर सकते। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन ए फर्म। ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आप ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट की बेस पर। चूंकि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर भी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? माइनर पार्टनरशिप में क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। कुछ और बन सकता है, पता नहीं, पता नहीं। पार्टनर बहरहाल नहीं बन। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हुई ना। तो हमने कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक वाली की गलत? फॉल्स। इसका मतलब है ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी। एजुकेशन लोन टेकन बाय माइनर इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। क्या एजुकेशन लोन नेसेसिटी ऑफ लाइफ, माइनर से सिर्फ नेसेसिटी ऑफ लाइफ रिकवर कर सकते हैं, ये आपको पता है ना? क्या लोन नेसेसिटी ऑफ लाइफ है? लोन नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, नहीं है। एजुकेशन भी नहीं, अब बोल इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट है, एजुकेशन नहीं है। सुभान अल्लाह तेरी। खाना पीना रहना भी होता है, एजुकेशन भी होता है। एजुकेशन लोन भी ठीक है। स्कूल कॉलेज की फीस जमा करवाई हो, वो भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो आगे चलते हैं भाई। तो एजुकेशन लोन रिकवर, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, रिकवर करवाया जा सकता है। माइनर कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, ये गलत है। माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो यही तो स्टेटमेंट गलत ही तो ढूंढनी थी। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सी? तो गलत ऑप्शन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसने फॉल्स ही कहा हुआ है, इसीलिए सिलेक्शन फॉल्स की करनी है, ट्रू की नहीं। ट्रू। फिर फोर्थ, इस फिफ्थ में सी ऑप्शन हमारा आंसर था। सिक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर इधर सस्पेंडेड आर टर्मिनेटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वॉर। ऐसे तो जब वॉर छिड़ जाए एलियन एनिमी के साथ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी किए होते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। डिपेंड करता है जंग के बाद वो दोबारा रिज्यूम हो सकते हैं कि नहीं। कुछ की नेचर ऐसी होती है बाद में रिज्यूम हो सकते हैं, कुछ की नेचर ऐसी है रिज्यूम नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो सस्पेंड या टर्मिनेट हो। बी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल, वाइड एबेलेशन नहीं। ठीक है, वाइड नहीं है, वाइडेबल भी नहीं है, सिर्फ या तो सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट। नेक्स्ट, अब केस स्टडी, एमसीक्यूज खत्म, केस स्टडीज। आमिर ए माइनर फॉल्स, माइनर है, माइनर को अंडरलाइन कर लें। फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, उसने अपने आप को कहा मैं मेजर हूं। एंटर्स इनटू एग्रीमेंट टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आरिफ एंड रिसीव फ्रॉम हिम एज प्राइस ऑफ सम ऑफ ₹720,000 इन एडवांस। उसने एग्रीमेंट किया और 7,20,000 एडवांस में वसूल कर लिया, हालांकि वो कौन था? माइनर था। Out of this, some minor purchased a car for ₹600,000 and spends the rest on player trip. 6 लाख की गाड़ी खरीद ली और बाकी खा पी लिए, याशी कर ली बाकी पैसों की, 1,20,000 की। After the minor has attained majority, जब वो मेजर हो गया, आरिफ sues him for transfer of property or in the alternate for refund of 720,000 and damages. How would you decide? अब उसने दो ऑप्शंस दी हैं, दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहला वो कह रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? क्यों नहीं, मेजर हो गया, अब तो कर सकता है। हाँ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट, अहम चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया? जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब वो माइनर था, माइनर था। रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर, समझ आया? अगर वो झूठ, आम बंदा अगर झूठ बोल दे तो उसे लॉ कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुकरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे झूठ से थर्ड पार्टी ने कोई एक्शन ले लिया तो मैं तुम्हारी बात से मुकरने नहीं दूंगा, यह है रूल ऑफ स्टॉपेल।
लेकिन माइनर के केस में ला क्या कहता है, रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई, माइनर झूठ बोले तो वो मुकर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दो रीजंस हैं क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। पहला, रूल ऑफ एस्टॉपेल माइनर पे अप्लाई नहीं होता, और दूसरा जो उसने एग्रीमेंट किया था एज ऑफ मिनॉरिटी में किया था, ठीक है, उसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते चाहे वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मेजर क्यों ना बन जाए। अच्छा चलिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है क्या, 7,20,000 का रिफंड हो सकता है, ये तो हो सकता है, रिफंड और डैमेजेस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट वाइड अगेंस्ट माइनर। लेकिन जितने पैसे उसके पास यहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसे ला क्या वर्ड यूज करता है, क्या बताया था, ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर, जो कैश या प्रॉपर्टी ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर है वो रिकवर कर सकते हैं। तो 1,20,000 पे तो सवर कर लेना, वो तो मिल ही नहीं सकता। क्या गाड़ी मिल सकती है, हाँ गाड़ी वापस ले सकता है वो, जो भी उसका जिस हालत में भी होगी गाड़ी वापस ले। क्लियर? ये आपको याद है कि हमने केस स्टडी भी की थी, वो शुएब वाली थी जिसमें उसका बाप बिलियनियर था और वो गाड़ी ले आया था, ठीक है, और जो डीलर था, कार डीलर, उसने गाड़ी उसे डिलीवर कर दी उसके बाप की वजह से। तो क्या बाप जिम्मेदार, लायबल था पेमेंट करने के लिए? नहीं। क्या माइनर से पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं? कार डीलर ने करवाए थे? नहीं करवाए थे। अल्टीमेट ऑप्शन हमने क्या कहा था, उसके पास क्या है, कार ही वापस जाके ले जा सकता है। ग्रेटिफिकेशन उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर वो कहता ना कि माइनर ने बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी कर लिया जब वो मेजर हो गया, तो स्टिल ये सेम स्टेटस रहता, वैलिड ना होता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू में वाइड है वो बाद में भी वाइड अगेंस्ट माइनर ही रहेगा, उसकी वाइड की रेटिफिकेशन भी नहीं की जा सकती। हाँ करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो क्या करना, नए सिरे से जब वो मेजर हो गया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, explain the meaning of term consideration under the contract 1872. What is the difference between agreement without consideration and agreement having inadequate consideration? Consideration किसे कहते हैं? When at the desire of promiser or any third party has done or promises to do, has done, does or promises to, तीन अल्फाज थे ना, वो consideration है। Definition तो याद होगी आपको। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन एंड एग्रीमेंट हैविंग इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। एग्रीमेंट विद इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिड है, और एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाइड है एक्सेप्शंस के साथ, यानी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब ये वैलिड हो जाता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, वरना नॉर्मली क्या है, वाइड है। क्वेश्चन 4, on 4th March 2021, Alia agreed to sell her ancestral jewels to Salma at a discounted price. However, on the next day, when Salma came to take the Alia's brother, being custodian of the jewel, refused to honor the delivery on the premise that Alia was admitted to the mental hospital and therefore her earlier agreement to sell the jewels was not valid. क्या ब्रदर, जैसे ये हमने केस डिस्कस कर लिया था ना क्लास में, याद है, असाइनमेंट में आपको दिया था, केस डिस्कस हो गया था, याद है कि नहीं? तो बताइए रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है इसमें? अनसाउंड माइंड वाली कौन सी? एग्रीमेंट इज वाइड इफ पर्सन इज अनसाउंड एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ आलिया was of sound mind at time of contract, agreement is valid. If Alia was of unsound mind at time of contract, agreement is void. अब आगे हमने ये भी बताना है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि आलिया यूजुअली साउंड माइंड की है या यूजुअली अनसाउंड माइंड की। क्या क्वेश्चन में उसने बताया हमें? वैसे उसने एक इशारा सा दिया है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में रह के आई है, लेकिन अब तो उसकी कैफियत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मे भी ठीक हो मे भी ना। तो बेहतर है हम बजाय ये कि अज्यूम करें कि वो यूजुअली अनसाउंड माइंड की है, क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल से आई है,
बेहतर है, क्योंकि ये आगे आर्गुमेंट ये भी दिया जा सकता है कि अब ठीक होगी तो उन्होंने डिस्चार्ज किया ना। तो चूंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ कि आलिया एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड की है कि नहीं। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर आलिया यूजुअली साउंड माइंड की है तो, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके, इफ आलिया इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, तो आलिया पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करे एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो अनसाउंड माइंड के थे। और अगर आलिया यूजुअली अनसाउंड माइंड किया है तो ये दूसरी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसने साबित करना है कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आलिया साउंड माइंड की थी। क्वेश्चन 4 क्लियर? इसमें हमने इसे दो हिस्सों में आंसर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ को सामने रखते हुए। साजिद सप्लाइड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू खिलाल ए माइनर। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अहम लफ्ज है, इसको अंडरलाइन करें, माइनर अहम लफ्ज है, अंडरलाइन। कैन साजिद बी अलाउड बाय लॉ टू रिकवर द वैल्यू फ्रॉम हिलाल्स प्रॉपर्टी? रिकवर करवा सकता है उसकी प्रॉपर्टी से? बिल्कुल, अगर है तो करवा सकता है। क्यों? क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है और माइनर। एक और चीज है जो माइनर्स के खिलाफ इन्फोर्सेबल है, वो क्या है? एक तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, एक और चीज भी है, कंसल्ट पढ़ा था मतलब, हाँ उसके फायदे में। अगर गार्डियन ने कोई एग्रीमेंट किया हो, गार्डियन या पेरेंट ने माइनर के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट किया हो, तो फिर वो माइनर के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या गार्डियन का एक्ट, गार्डियन का एग्रीमेंट माइनर के ऊपर एप्लीकेबल है? अगर ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर किया हो तो की। अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है पेरेंट के बिहाफ पे, वो एप्लीकेबल है? पेरेंट के ऊपर एप्लीकेबल वैलिड है। अगर माइनर ने एज एजेंट वो एग्रीमेंट किया, आपको याद, भूल गए वो केस स्टडी बिलियनेयर वाली, गाड़ी वाली, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर उस मुनाफ, इजाज मुनाफ बाप का नाम था, बेटे का नाम क्या था? बाप का नाम इजाज मुनाफ था ना, शुएब था। अगर शुएब ने अपने बाप के बिहाफ पे गाड़ी खरीदी है, फिर इजाज मुनाफ यानी उसके बाप की लाइबिलिटी थी पे करना, वरना नहीं थी। भूल गया ये पॉइंट, ये केस स्टडी भी भूल गया मुझे तो लगता है। तो यहां पे नेसेसिटी ऑफ लाइफ माइनर को प्रोवाइड की बिल्कुल रिकवर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो। क्लियर जी? ये था हमारा टेस्ट 3। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कुछ नहीं? चलिए अब फिर चलते हैं हम टेस्ट 4 की तरफ। टेस्ट 4 आ जाए जी। टेस्ट 4 पहला क्वेश्चन, शफीक बाउड Abbas motorcycle factory in Faisalabad on Abbas representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually। किस रिप्रेजेंटेशन पे कि उसकी फैक्ट्री में 50,000 मोटरसाइकिल सालाना बनती हैं। शफीक लेटर फाउंड दैट फैक्ट्री हैज ए कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर, अच्छा इसमें मैन्युफैक्चर 35,000 मोटरसाइकिल ओनली पर एनम। बाद में शफीक को पता चला फैक्ट्री में तो सिर्फ 35,000 मोटरसाइकिल बनती हैं। शफीक नाउ वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। शफीक अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है, ये क्या कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच शफीक में नॉट बी एबल टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जिस लेक्चर में आपको लॉ की केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है ये प्रेजेंटेशन बताई थी, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे। क्या उसमें ये मैंने आपको बताया था कि सम टाइम कोई क्वेश्चन बज़ाहिर लगता है केस स्टडी का, लेकिन रिप्रोडक्शन का होता है। क्योंकि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है, इससे पहले ये जानना जरूरी है क्वेश्चन की टाइप कौन सी है। केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन उसकी प्रेजेंटेशन कुछ और होती है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कुछ और। अब ये मुझे बताइए, ये मुझे लग रहा है केस स्टडी है, क्या सही लग रहा है? इन्फॉर्मेशन सारी केस स्टडी स्टाइल में दे रहा है, लेकिन एंड पे क्वेश्चन कौन सा पूछ लिया? रिप्रोडक्शन का। लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच शफीक में नॉट बी एबल टू रिसेंड। तो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं
वो हमने पढ़ा था 4 थी क्या 5 थी? 5 थी। कौन सा? when facts can be discovered through ordinary diligence, फिर benefits derived after becoming aware, parties cannot be restored to original position, did not act on the basis of misrepresentation, third innocent party acquired interest in property। तो ये वो 5 सिचुएशन, 5 मार्क्स है, 5 सिचुएशन के साथ हम इसको लिख देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2, ए फ्रॉडलेंटली टोल्ड दैट बी दैट 100,000 रेडीमेड गारमेंट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिज फैक्ट्री ईच ईयर एंड देयरबाय इंड्यूस्ड बी टू बाय द फैक्ट्री। ए फ्रॉडुलेंटली को अंडरलाइन करें। इस लफ्ज से हमें यह पता चला कि ए को पता था ये स्टेटमेंट जो देने जा रहा हूं गलत है, फिर भी उसने स्टेटमेंट दी और बी ने खरीदी फैक्ट्री। एक्चुअली एज फैक्ट्री एक्सपोर्ट्स ओनली 30,000 रेडीमेड गारमेंट्स ईच ईयर। असल में सिर्फ 30,000 गारमेंट्स ही बनती है। पार्ट कैन बी अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यस ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्या कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है? यस किस बेस पे? कि फ्री कंसेंट ना होने की बेस पे, ड्यू टू फ्रॉड। बी में कह रहा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ बी विजिटेड द फैक्ट्री एंड चेक द अकाउंट्स विच क्लियरली शोड दैट ओनली 30,000 रेडीमेड गारमेंट्स आर एक्सपोर्टेड। आफ्टर चेकिंग दिस बी स्टिल परचेज द फैक्ट्री। बी आया फैक्ट्री में, उसने देखा 30,000 और फिर फैक्ट्री बाय कर ले। अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब उसने आफ्टर फैक्ट उसको डिस्कवर हो गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट स्टिल उसने बेनिफिट लिया, यानी फैक्ट्री बाय कर ली। तो जब फैक्ट डिस्कवर होने के बाद स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहता। वो याद है वो फैक्ट क्या थी? जनरेटर वाली एग्जांपल थी। वो खरीदा था तो खराब हो गया था, फिर रिपेयर करवा लिया। तो जब बेनिफिट से आप लेते रहे आइडेंटिफाई होने के बाद भी, तो दूसरी दफा जब खराब हुआ तो क्या वो वॉइडेबल रहा था? नहीं रहा था। याद है केस स्टडी? इफ एग्रीड पार्टी हैड मींस ऑफ डिस्कवरी, ये उस वक्त लगता जब उसके पास रिकॉर्ड तो होता लेकिन उसको चेक ना करता। दोनों में फर्क है। हैड मीन, ये भाईजान रिकॉर्ड मेरे सामने रखते हैं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेरे सामने रिकॉर्ड है, मैं आसानी के साथ इसको खोल के देख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देखता। ये पहली वाली बात होती है मींस ऑफ डिस्कवरी, हैड मींस ऑफ डिस्कवरी। लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड को देख लिया, मुझे पता चल गया, अब चूंकि मैं डिस्कवर कर चुका हूं, तो अब इसमें डिस्कवर्ड द फैक्ट्स वाला पॉइंट लगेगा। समझ रहे? हाँ जी, ये कह सकते हैं कि एग्रीड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं लिखा, हालांकि उसको पता चल गया था, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने कोई और चीज नहीं बताई कि किसी और फिर किस इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन लिया तो फिर किस एक्ट की बेस पे लिया, वो नहीं बताया हुआ था। इसीलिए मुझे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगी इस केस पे वो कौन सी वाली थी? टू बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ। लेकिन इसमें आप नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन वाला फैक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। टू क्लियर जी? 3 की तरफ चलते हैं। 3 कह रहा है जन्नत बीबी इज ए वेल्थी ओल्ड विडो who owns 3 bungalows in Lahore. Until recently, she suffered from hallucination that she was pursued by demons. ठीक है, उसके ऊपर लग रहा था वो शैतान हमला कर रहे हैं, hallucination थे। About 2 months ago, she enrolled herself for the treatment offered by a spiritual advisor. कोई 2 महीने पहले की बात है, उसने इस मसले से निजात के लिए एक रूहानी गुरु से राब्ता किया। स्पिरिचुअल एडवाइजर, रूहानी गुरु, कौन सा कंसेप्ट जहन में आ रहा है? वो रिलेशनशिप डॉक्टर वाला या वो टीचर स्टूडेंट वाला। ठीक है, टीचर स्टूडेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। यस, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। While she was receiving treatment as a resident at the spiritual advisor's house, he told her that he needed a bungalow to house the person seeking his treatment and impressed upon her that
हर असिस्टेंस वाज रिक्वायर्ड इन दिस मैटर। और उसने कहा कि भाई मुझे कुछ इस जैसे लोगों की मदद करने के लिए एक बंगले की जरूरत है। दिस प्रॉम्प्टेड जन्नत बीबी टू स्टेट दैट शी वुड हेल्प द स्पिरिचुअल एडवाइजर एज सून एज शी रिकवर्ड फ्रॉम हर एलिमेंट। जैसे मैं बीमारी से तंदुरुस्त होती हूँ मैं मदद कर दूंगी। She returned home last week. A day after she returned home, she signed a contract prepared by the spiritual advisor's lawyer, agreeing to sell one of her bungalows in Lahore to spiritual advisor for 8 million. The market value of bungalow is rupees 20 million. वैसे तो प्राइस से कम पे चीज सेल होना यह भी इंडिकेशन होती है कि इसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन है। चीज का मार्केट प्राइस, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भाई, 20 मिलियन की चीज 8 मिलियन में पे करे पड़ा है अभी, इनएडिक्वेट कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन लॉ कहता है हम इसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहते हैं, लेकिन एक दफा हमारे जहन में ये सोच जरूर आती है कि कहीं इसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या के कोर्शन तो नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इस बात की कंसीडरेशन की वजह से वैलिड है, कंसीडरेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी और चीज की वजह से पड़ रहा है कि नहीं वो देखते हैं आगे। Now she says that she regrets having signed the contract and seeks your advice whether she could avoid the contract on any ground. Advise जन्नत बेबी। देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन की बेस पे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिड है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, वो रिकवर नहीं, देखें वो रिकवर हो गई, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो फिर भी है। वो तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को अनसाउंड माइंड के साथ मिक्स कर रहे हैं, वो अनसाउंड माइंड नहीं है अभी, लेकिन का अनड्यू इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन ये है आपने पॉइंट कौन सा पिक करना है, अनसाउंड माइंड का कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का? अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो अभी भी होगा, जैसे क्लास में भी एग्जांपल दिए थे, अभी मैं आपका उस्ताद हूं, अभी आपको इन्फ्लुएंस करके आपका मोबाइल सस्ते दामों खरीद सकता हूं, लेकिन जब आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद कभी हमारी मुलाकात होगी तो आप फिर भी जहन में ये नहीं आएगा ये मेरे उस्ताद है। किसी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, ये मेरे उस्ताद हैं कि ये मेरे उस्ताद थे। इन्फ्लुएंस रहता है ना, वन से टीचर ऑलवेज ए टीचर। तो इन्फ्लुएंस बाद में भी किया जा सकता है। तो स्पिरिचुअल एडवाइजर, और इसीलिए वो अगले दिन पहुंच गया, उसने भी टाइम नहीं लगाया, अगले ही दिन ताज़ा ताकि इन्फ्लुएंस कम ना हो पाए टाइम गुजरने के साथ। तो अब इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हम क्या लिखेंगे, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड इफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज नॉट एक्सरसाइज्ड, इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट दिस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ जन्नत बीबी इफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज कॉज्ड। जिस तरह हमने पिछले केस में 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ भी बता दें, बर्डन ऑफ प्रूफ भी बता दें। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ स्पिरिचुअल जन्नत बीबी के ऊपर नहीं है। आप फिर वो रिलेशनशिप रिज्यूम करने वाली बात को अनसाउंड माइंड के साथ मिक्स कर रहे हैं। अनसाउंड माइंड वाली बात और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात में फर्क है, लिख लें, अनसाउंड माइंड और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात में फर्क है, ये लिख लें। तो यहां पे केस कौन सा लगेगा, 3 क्लियर जी, कोई क्वेश्चन? 4 एक्सप्लेन इन फॉलोइंग सिनेरियोज वेदर पार्टी ए हैज कमिटेड फ्रॉड विद पार्टी बी आर नॉट। बताना है कि पार्टी ए ने बी के साथ फ्रॉड किया कि नहीं किया। पहला केस है ए, मिस्टर ए सोल्ड ए कार बाय ऑक्शन टू मिस्टर बी which was damaged in an accident and repaired by Mr. A. Mr. A did not disclose this fact to Mr. B. Silence is not fraud, ये चीज silence is not, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है, याद है, ये आई कैप एक्सेप्शन ही पूछेगा जिस पे आप सोच में पड़ गए हैं, याद है। तो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। यार इक्विवेलेंट टू स्पीच और फिड्यूशियरी। अब एक एग्जांपल पूछ लूं आपसे, गुड। मिस्टर एस कार वाज बी केस, मिस्टर तो पहले में फ्रॉड नहीं है,
Mr. A's car was damaged in an accident and repaired by him. Mr. B purchased car from Mr. A on a condition. कंडीशन को अंडरलाइन करें, उन्होंने कहा कंडीशन ये है, शर्त ये है that major repair was not carried out in past. Mr. A said nothing. अब उसने कहा मैं इस शर्त पे खरीद रहा हूं कि मेजर रिपेयर तो नहीं ना हुई नहीं, वो चुप रहा। अब यहां पे क्या कौन सा कंसेप्ट है, अब यहां पे चूंकि स्पेसिफिकली पूछ लिया, स्पेसिफिकली पूछ लिया और वो चुप रहा, तो ये साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। नहीं, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी नहीं है, ये फिड्यूशियरी रिलेशन में नहीं जाएगा मेरे भाई, ये साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच में जाएगा। आपके कंसेप्ट मिक्स हैं। मेरा भाई रोज कितने घंटे ऑडिट पढ़ता है? सॉरी, ऑडिट तो नहीं पढ़ता होगा ना, बीला पढ़ता होगा रवानी में। बीला मेरा भाई रोज कितने घंटे पढ़ता है? एक दिन बाद एक घंटा। तो फिर यही होगा ना, फिर यही हाल होगा। सही सवाल पूछा ना मैंने? मिस्टर, चलिए क्लियर होगी ये बात। तो बी में फ्रॉड है, किस वजह से? बी के केस में साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है। क्वेश्चन 5, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर देयर इज वैलिड एग्रीमेंट इन फॉलोइंग केसेस। बताना है इन केसेस में एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं। A and B entered into an agreement whereby they agreed that neither of them would appeal against the trial court's decision in respect of dispute between them. ये तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो गया, ये तो वाइड हो गया, नहीं हुआ वाइड? वाइड हो गया भाई, तेरी मेहरबानी। आज आपका दिन नहीं है ना पढ़ने का, लॉ पढ़ने का आज दिन नहीं है, एक दिन बाद एक दिन पढ़ते हैं ना, आज नहीं है ना दिन, तो आज ना पढ़ मेरा भाई। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है बता भाई को? क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। ट्रायल कोर्ट में जा तो रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। हाई कोर्ट तो ये वैलिड होती है ना। और कौन सी एक्सेप्शन वैलिड होती हैं? आर्बिट्रेशन वाले और दो इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट में से किसी एक को सेलेक्ट करना वैलिड है वो भी। आर्बिट्रेशन स्टार्ट में ही करना जरूरी होती है कि चलते केस में बाद में भी कर सकते हैं? बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके कोर्ट में कह दे हमारा राजीनामा। नहीं सुना कभी? वो राजीनामा क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि दोनों पार्टीज का राजीनामा हो गया, कोर्ट कहते हैं ठीक है राजी हो गया है, दोनों पार्टी राजी, तो क्या करेगा काजी कहता है ठीक है वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की एक्सेप्शन है। बी, A promised to buy a horse from B for rupees 2000. If horse proved lucky, कहते मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ तो इसको खरीदूंगा। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं, अनसर्टन है। कैसे पता चलेगा लकी है कि नहीं? ऐसे थोड़ी है, ठीक है। तो ये अनसर्टन है, एग्रीमेंट क्या हुआ? वॉइड हो गया। टू को विडोज, एक बंदे की दो विडोज थी, बंदा एक्सपायर हो गया, मेड एन एग्रीमेंट, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, उन्होंने कहा आधी आधी प्रॉपर्टी तो सारी दुनिया ही बांटती है हस्बैंड की डेथ पे, अगर दो वाइफ आधी आधी, हम ऐसा एग्रीमेंट करें जो दुनिया में किसी ने ना किया हो आज तक। वो कौन सा एग्रीमेंट? वो जरा सुनिए कौन सा एग्रीमेंट। टू को विडोज मेड एग्रीमेंट इफ एनी ऑफ देम रीमैरिड, अगर किसी एक ने दोबारा शादी की तो इसका मतलब है उसको अपने मरे हुए शोहर से प्यार नहीं होगा, तो या तो उसको हिस्सा भी प्रॉपर्टी में से नहीं मिलेगा। शी शुड फॉरफीट, फॉरफीट छोड़ देगी, सैक्रिफाइस कर देगी हर शेयर, हर राइट टू हर शेयर इन डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, जो फोर्थ शुदा शोहर है उसकी प्रॉपर्टी से। यानी दो विडोज ने एग्रीमेंट किया, किसी एक ने भी दोबारा शादी की तो बताइए एग्रीमेंट वैलिड है? कौन सा एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, कदीर एंड जावेद। ये कदीर एंड जावेद असल ये तो हमने केस स्टडी की नहीं हुई क्लास में,
ये कदीर एंड जावेद स्वीट शॉप बेची थी असद को, ये केस स्टडी की थी क्लास में कि नहीं की थी, कि वो कोई और केस स्टडी थी या कोई और क्लास थी? उसमें सिंगल पर्सन था या दो बंदे हैं? चलें जी देख लेते हैं। कह रहा है कदीर एंड जावेद सोल्ड देयर कन्फेक्शनरी बिजनेस अलोंग विद गुडविल टू असद स्वीट्स। दे आल्सो एग्रीड नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ये तो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड हो गया ना, ये तो वाइड हो गया, नहीं हुआ? हाँ ये भी एक्सेप्शन है। आई कैप लीगल प्रोविजन से ज्यादा किस पे फोकस कर रहा होता है एग्जाम में? एक्सेप्शन के ऊपर। और आप समझ रहे होते लीगल प्रोविजन समझ आ गई तो लॉ समझ आ गया। एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल प्रोविजन। कह रहा है जी 3 साल तक तो एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? क्योंकि ये सेल ऑफ गुडविल सेल ऑफ बिजनेस का केस है तो वैलिड है। अगर वैसे पैसे दिए होते ना इसको फिर वाइड होता। आफ्टर 1 year ऑफ द सेल कदीर स्टार्टेड सिमिलर बिजनेस ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड आर वाइड। उसने सिमिलर बिजनेस शुरू कर दिया, कहा ये तो एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड था, ये तो वाइड था। हमने कहा शाबाश है, बिजनेस बेच दिया तुमने, एग्रीमेंट कर लिया तुमने, क्या टाइम पीरियड रीजनेबल है? तो हम कहेंगे अगर सिमिलर बिजनेस कर रहा है, अगर जो रीजनेबल प्लेस है उसके अंदर बिजनेस कर रहा है तो गलत कर रहा है। कदीर गलत कर रहा है और सिमिलर बिजनेस किया उसने तो ये गलत कर रहा है। वेदर कदीर इज जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन? नहीं, कदीर रॉन्ग है। गलत क्यों है? ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड वैलिड है गुडविल के केस में, सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट 7, शाहिद एग्रीड टू बाय यूज प्रिंटिंग मशीनरी फ्रॉम आमिर हु कंफर्म दैट मशीन वाज इन गुड कंडीशन। ये वही मशीन वाली एग्जांपल जिसका जिक्र हो रहा था। आफ्टर टेकिंग पोजेशन शाहिद कंप्लेन दैट देयर वाज डिफेक्ट्स इन मशीन। उसने कहा था मशीन गुड कंडीशन में है, कंफर्म किया था, बाद में पता डिफेक्ट है, मिस रिप्रेजेंटेशन आ गई। कॉन्ट्रैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाइडेबल था। फिर क्या हुआ? आमिर एंड शाहिद एग्री टू हैव इट रिपेयर्ड एंड टू शेयर द रिपेयर चार्जेस इक्वली। उन्होंने फैसला किया रिपेयर करवाते हैं, चार्जेस इक्वली शेयर करते हैं। फ्यू डेज आफ्टर द रिपेयरिंग द मशीन अगेन स्टार्टेड मेल फंक्शनिंग। शाहिद नाउ वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या अब शाहिद रिसेंड कर सकता है? नहीं। अब इस पे मेरे भाई कौन सी वाले प्रोविजन लगेगी? हाँ इसमें बेनिफिट्स ले लिए थे। इफ ऑब्टेन बेनिफिट्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। शाबाश। जनरेटर वाली वो यही एग्जांपल थी, वो यही एग्जांपल। और कौन सी एग्जांपल है? वो मशीनरी की बजाय मेरे में जनरेटर आ जाता है। जनरेटर वाली कोई और केस स्टडी थी क्या? कोई केस स्टडी जनरेटर वाली यही है। तो अब क्या मशीनरी वाली एग्जांपल? वही मशीनरी वाली एग्जांपल। कौन सी मशीन? हाँ ये वही मशीनरी वाली एग्जांपल है जो अभी हमने की है। पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर टू, नहीं रिस्टोर टू उसको मशीन वापस कर सकता है और पैसे ले रहा है। पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन वाली प्रोविजन सिर्फ खाने पीने वाली चीजों पे लगती है, या जब कोई चीज ऐसी हो जो खाने पीने वाली नहीं लेकिन हाँ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द मोस्ट एमसीक्यूज है। अब ये एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम। पहला फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का मतलब क्या है? सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ डेट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अगर एक बंदा कहे कोई चीज ट्रू नहीं है लेकिन उसको बिलीव कर रहा है कि वह ट्रू है तो वो तो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, फ्रॉड थोड़ा ही है। और पूछ फ्रॉड रहा है तो पहले वाली ऑप्शन ठीक नहीं है। हमने गलत ऑप्शन उठानी है कि सही वाली? सही वाली, क्योंकि उसने फॉल्स का नहीं कहा, पूछा। फिर साइलेंस ऑफ ए पर्सन एज टू फैक्ट्स लाइकली टू फैक्ट द विलिंगनेस ऑफ अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्रॉड होता है? साइलेंस फ्रॉड है? नहीं है। क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसकी भी एक्सेप्शन है। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसकी भी एक्सेप्शन है। तो यहां पे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड क्योंकि बताना जरूरी नहीं है फैक्ट। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट?
फ्रॉड वाला डेफिनेशन में था ये पॉइंट, हाँ उसका एक पॉइंट है। दूसरा के तीसरा एम्प्टी प्रॉमिस, शाबाश। डी एनी एक्ट फिटेड टू रिसीव वेयर एग्रीड पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ है विद ऑर्डनरी डिलीजेंस, ये तो नहीं होता, ये तो ना मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, सी। सेकंड कंसेंसस सैड आइटम, इसका मतलब समझाया था आपको। कंसेंसस सैड आइटम का मतलब क्या है, फ्री कंसेंट टू एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी ब्लैक कार है तो दोनों पार्टीज एग्री ब्लैक कार पे करें। अगर एक ब्लैक कार पे एग्री कर रहा है एक वाइट पे, तो क्या कहते हैं हम, कंसेंसस सैड आइटम नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। और अगर मिस्टेक वाला टॉपिक होता तो क्या कहते हैं, बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना। बाइलैटरल मिस्टेक किसे कहते हैं, जब दोनों सेम अंडरस्टैंडिंग पे ना हो। तो कंसेंसस सैड आइटम व्हेन कंसेंट इज फ्री, व्हेन कंसिडरेशन इज एडिक्वेट, व्हेन वन पार्टी प्रॉमिसेस टू डू एक्ट डिजायर ऑफ अनदर, बोथ पार्टीज एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये है बेस्ट डेफिनेशन इसकी, डी कंसेंसस सैड आइटम की। डी क्लियर जी, डन। अब आगे चलते हैं हम। थर्ड, जलील इज इंडेटेड टू कामरान but due to financial crisis is not able to pay him. At Jalil's request, Kamran agreed to sell further goods to Jalil on very stringent terms, बड़ी सख्त terms पे। Subsequently, Jalil approached the court demanding relief from contractual obligation on ground of undue influence. क्या undue influence है कॉन्ट्रैक्ट में, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। याद रखिएगा undue influence हर रिलेशनशिप में हो सकता है। प्रिज्यूम कुछ रिलेशनशिप में किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता। यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस कामरान विल हैव टू प्रूव दैट ही डिड नॉट एक्सरसाइज एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जलील के ऊपर। इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा नहीं, तो जो बंदा कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस था उसी को साबित करना पड़ेगा ना। किसको साबित करना पड़ेगा, जलील को। Jalil will have to prove that contract was induced by undue influence. Yes, B option. Both Jalil and Kamran will have to prove the presence or absence. नहीं, the contract entered into between Kamran and Jalil is void ab. बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें undue influence है, किसने प्रिज्यूम करना है, जलील। void ab initio का मतलब है इनिशियल डेट से ही void हो। इनिशियो मतलब इनिशियल स्टेज, वाइड एब इनिशियो मतलब वाइड फ्रॉम इनिशियल डेट। जैसे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, इलीगल थिंग, जो पहले दिन से ही इम्पॉसिबल लीगल है, वाइड। 4. Saad agreed to pay ₹500,000 to Hafsa if she delivered a judgment in his favor in a suit. Hafsa gives the judgment in Saad's favor but he later refuses to pay any money. In this situation can Hafsa claim the amount? क्या Hafsa amount claim कर सकती है? भाई एक जज जो है वो पैसे लेके उसने फैसला एक पार्टी के हक में कर दिया, पैसे लेके एग्रीमेंट किया कि पैसे मिलेंगे, क्या ये आपके ख्याल में लॉफुल है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो नो, हफ्सा क्लेम रिकवर नहीं करवा। अब नो ए में भी या डी में भी है, हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, जिसमें बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक हो। No, because the agreement was voidable at the option of Saad only. नहीं। No, because the agreement was void due to unlawful activity. Yes. तो D ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई इसमें। 5th, Haris has 2 horses. One of the horse is purebred. He agrees to sell one horse to Abdullah, who gives his consent believing that he will receive a purebred horse, whereas Haris thinks that they will sell the अदर हाउस। एक पार्टी समझ लिया वो प्योर ब्लड हॉर्स, दूसरी समझ लिया वो अदर हॉर्स बेच रहा है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हारिस एंड अब्दुल्ला? वाइड किस वजह से, बाइलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग, सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर इसमें जो हारिस बेच रहा है, हारिस की अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है ना, हारिस तो गलती में नहीं, बाइलैटरल मिस्टेक कहां से आ गई? मिस्टेक पे तो दूसरी पार्टी है, अब्दुल्ला।
हारिस तो ठीक, अब्दुल्ला ना दूसरी पार्टी है, हारिस तो जो बेचना चाहता है वही बेच रहा है, लेकिन याद रखें बायलैटरल मिस्टेक लॉ कैसे डिफाइन करता है, दोनों पार्टीज का कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेम अंडरस्टैंडिंग पर ना होना। यहाँ पे दोनों चूंकि सेम अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, इसलिए बायलैटरल मिस्टेक इस केस में भी बायलैटरल मिस्टेक है। चलिए इसके साथ ही हमारा टेस्ट 4 भी एंड हो गया। अभी आपकी असेसमेंट हो गई है, कब है असेसमेंट, कल है कि आज थी, कल है जी, कल ठीक है जी। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, कोई क्वेश्चन नहीं, तो हमारी टेस्ट 3 की भी डिस्कशन हो गई, टेस्ट 4 की भी डिस्कशन हो गई। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।